हमारे सपने, हमारी विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए कैसे होगा, और इसका संबंध होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध इकोनॉमी के साथ होगा, और इसलिए इकोनॉमी इज सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा हार्ट है। आर्थिक प्रगति और विकास ऐसा मापदंड है कि जिसके सिवा समाज प्रगति विकास नहीं कर सकता, और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमने जो जो मॉडल स्वीकार किए थे वो उस समय के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ, उद्देश्य सबका एक ही था। सबका उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण हो, सब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। सो उद्देश्य के बारे में डिफरेंसेस नहीं थे, पर उद्देश्य को पूरा कैसे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 47 में हमें स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वो दृष्टा नेता थे, पर उन्होंने उस समय रशिया का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था उसका उनको उस समय प्रभाव था, और स्वाभाविक रूप से सरकार ने यह तय किया कि हर चीज सरकार करेगी। 5 सितारा होटल सरकार डालेगी, पावर प्रोजेक्ट सरकार डालेगी, सब कुछ सरकार करेगी। गोल्ड माइन भी सरकार की, कोल माइन भी सरकार की, सब सरकार। अब मैं भारत सरकार में कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे साथ वित्त मंत्री भी है, और जब कमेटी होती है तो यही एक घाटे में गया, वो घाटे में गया, सोने की खान भी घाटे में गई। तो मैं सोचता हूं कि ये तो ऐसी विचित्र बात हुई कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। सरकार ने को भी व्यापार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू फ्रेम द पॉलिसीज। धोरण और नीतियां बनाना सरकार का काम है, होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में पहले करीब 25-30 साल हमारे देश के बजट से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई, उसमें गांव में बनने के लिए रोड नहीं बने, किसानों की सिंचाई के लिए सिंचाई के प्रकल्प नहीं बने, गांवों में बिजली मिलनी चाहिए उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 34-36 साल की मेरी उम्र थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया था। तब मुंबई में मैंने, आप मुंबई आते हो तो समुंदर में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, और 55 उड्डान पुल, फ्लाईओवर्स बनाए थे, और मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाया था। तो उस समय वाजपेयी जी ने वो सब देखा और उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, पर अभी तक गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, तो गांव को रोड को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो मैं 3 महीने काम करता रहा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे, और 3 महीने के बाद मैंने अपना रिपोर्ट वाजपेयी साहब को सौंपा। बाद में 1 महीने के बाद उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया, और उसका नाम भी मैंने ही वो रिपोर्ट में रखा हुआ था। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस योजना के रिपोर्ट में ये लिखा गया था, और मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बाद भी बड़ा लिखा था कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है।
3-3 महीने गांव के बच्चे बाढ़ के कारण स्कूल में नहीं जा सकते। गांव में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की स्थिति नहीं थी उस समय। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये नाबार्ड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसको इंडोर्स किया था कि अगर हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,14,000 करोड़ से बढ़ेगा। गांव के फल, फूल, सब्जियां, दूध शहरों में आने लगेगा, बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे और जीवन उनका सुधर जाएगा। पर इसको प्रायोरिटी नहीं मिली थी। और उस समय पंडित जी के समय ही 3 बातों की चर्चा देश में होती थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जो जो विचारों के लोग थे उनका उद्देश्य एक था, उनके प्रति सम्मान रखते हुए वो 3 मॉडल की चर्चा देश में चल रही थी। एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। फिर दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था, दुनिया के मजदूर एक हो। वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण हो रहा, इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था, और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं। 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशो कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है। और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो गई। एक हंगेरी करके राष्ट्र है, मैं वहां गया था तो वहां एक गार्डन में गया था। वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल का नाम है। और वहां जाने के बाद जब मुझे पता चला, एक बगीचे में एक कोने में 15 और 20 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमारे एम्बेसडर को पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लेनिन, मार्क्स, स्टालिन सबकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने जो चौक पे रखी हुई प्रतिमाएं थी उनको तोड़ दिया, तब सरकार ने उस मूर्तियों को लाकर एक कोने में रखा हुआ है। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा लगभग आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें आमंत्रित किया था। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना गया था। तो चाइना में जैसे हम उतरे तो शंघाई करके शहर, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, मार्केट्स बन रहे थे। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ये पैसे कहां से आए? तो जैसे हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, NRI कहते हैं, वहां वो मंगोलियन वंश के नॉन रेसिडेंस चाइनीज ये वर्ल्ड में बड़े धनवान हैं। और उनको सरकार ने ओपन कर दिया, और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर वहां इन्वेस्टमेंट आई। और शंघाई में बड़े बड़े होटल, बिल्डिंग, कन्वेंशन सेंटर, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरू हो गए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को मिला तब चर्चा करते हुए मैंने पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इसको अनुमति नहीं देती। ये जो आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लिबरल इकोनॉमी, क्योंकि आपको मालूम हमारे एक स्वतंत्र पार्टी भी थी, मैं बताने के लिए भूल गया, वो अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारों के आधार पर लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे। तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ये तो कम्युनिस्ट विचारधारा में नहीं आता पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये आप इतने बड़े प्रमाण पर ये कैसे अलाउ कर रहे हैं? केवल लाल झंडा छोड़कर सब बातें आपने बदल दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारे देश की प्रगति और विकास करना है, और इसलिए समय के साथ जो भी आवश्यकता होगी उसके साथ हम बदलेंगे। सो देयर इज नथिंग इज रिजिड इन इकोनॉमिक्स। जो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं।
पहला सेक्टर है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें देश में 22 से 24% हमारी ग्रोथ, हमारा इनकम होता है। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जो हमारे जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा 14% है। जब गांधी जी थे तब ये कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन गांव में बसती थी, और ये जो पॉपुलेशन है गांव में बसती थी, उसमें 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो गया। लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी से नहीं जाता, वो मजबूरी से जाता। और मजबूरी से इसलिए जाता है कि उसके गांव में रोजगार नहीं, गरीबी भूखमरी से त्रस्त होता है। और इसलिए परिणाम ये हुआ है कि आज तक के ये 75 साल की स्थितियों में 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ। और आज एक समय 90% जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट इंडिया था, वो अब 60-65% हुआ है। और इसका कारण हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को और जल, जमीन, जंगल और जानवर को निगलेक्ट किया है। और इसलिए अब अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना है। और जल, जमीन, जंगल आधारित अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो हम समृद्ध और संपन्न हो सकते। कोई गांव छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फिलॉसफी की बात करूंगा। एक फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आपका ज्ञान, स्किल्ड, मैं जब विदेश जाता हूं तो आपके यहां मधुबनी के पेंटिंग्स के मैंने खरीद के मैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में उनको देता हूं, ताकि ये हमारी कला है, उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको मार्केटिंग करें, उसको ब्रांडिंग करें। तो प्रॉब्लम यही है कि नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर।